हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2022 10th क्लास वाणिज्य का पेपर जो आपका यूपी बोर्ड का है। उसे हम आज सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है 829 और ये आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होता है। तो हम हिंदी में सॉल्व करेंगे इसको। तो ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपको और इस प्रकार हम आगे चलते हैं सीधे। बहुविकल्प प्रश्न जो आपको दिए हुए हैं, जो आपके एक एक मार्क्स के हैं, उनके नंबर भी उनके सामने लिखे हुए हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है ये इस पेपर में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम शुरू करते हैं। बहुविकल्प प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न जो है वो है, बैंक क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समिति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक संस्था। बैंक क्या है? एक संस्था है। प्रश्न नंबर सेकंड है इसका पहले का, स्टेट बैंक में सर्वप्रथम किस सहायक बैंक का विलय किया गया? तो ऑप्शन है पहला स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का, और सी है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, और डी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का। अब आपका तीसरा प्रश्न है इसी में, देसी बैंकर्स के कार्य हैं जनता से जमा प्राप्त करना, बी ऋण प्रदान करना, हुंडियों में व्यवसाय करना, डी इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, डी। उसके बाद आगे नंबर 4 है, निम्न में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो पहला ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक और डी ICICI बैंक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न नंबर 5 है इसी का पहले का, तलपट में दिखाई गई आंतरिक वापसी को घटाया जाता है। तो किस में से घटाया जाता है इसको? नंबर ए क्रय से, नंबर बी विक्रय से, और नंबर से बाह्य वापसी से, और नंबर लास्ट है अंतिम रहतिये से। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, विक्रय से घटाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें आपको कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं जो एक एक नंबर के हैं। उन्हें सॉल्व करते हैं हम 1 बाय 1। जैसे पहले मैं प्रश्न पढ़ूंगा, फिर इन सभी के आंसर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो पहला प्रश्न है, साख नियंत्रण का कार्य किसका है? दूसरा प्रश्न है, पूर्वदत्त व्यय क्या है? तीसरा प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता है कि उपभोक्ता का स्वाद समान या लोचपूर्ण रहता है। चौथा प्रश्न है, क्या देसी बैंकर्स के कार्यकलापों पर रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण है? और नंबर 5 है, 500 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्गमित होता है? तो अब हम इनके आंसर पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। पहला प्रश्न था, साख नियंत्रण का कार्य किसका है? साख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रश्न था, पूर्वदत्त व्यय क्या है? तो पूर्वदत्त व्यय से आशय वह व्यय जिसका भुगतान अग्रिम में दे दिया गया है। तीसरा प्रश्न था हमारा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता है कि उपभोक्ता का स्वाद समान या लोचपूर्ण रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता है कि उपभोक्ता का स्वाद समान रहता है। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, क्या देसी बैंकर्स के क्रियाकलापों
कार्यकलापों पर रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण रहता है? तो देशी बैंकर्स के कार्यकलापों में रिजर्व बैंक का सीधा नियंत्रण नहीं होता है। और लास्ट प्रश्न, 500 रुपये का नोट किसके द्वारा निर्गमित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 रुपये का नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 के पहले हम प्रश्न पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन जो भी हैं उनके आंसर पढ़ेंगे क्वेश्चंस के। तो पहला प्रश्न है, चेक के रेखांकन का उद्देश्य बताइए। ये 2 मार्क्स के प्रश्न है। नंबर सेकंड, व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है? प्रश्न नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य कौन से हैं? नंबर 4 है, बचत के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रतिज्ञा पत्र, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिज्ञा पत्र को समझाइए। और नंबर 6 है, थोक व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो इनका 1 बाय 1 उत्तर देख लेते हैं हम। तो पहले प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या है? चेक के रेखांकन का उद्देश्य बताइए। तो क्या हो जाएगा? चेक के रेखांकन का उद्देश्य इसका सुरक्षित भुगतान होना है। दूसरा प्रश्न था, व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक कौन कौन से कार्य करता है? तो व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक रुपया जमा करना तथा ऋण देना आदि कार्य करता है। और तीसरा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य कौन से हैं? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंधित कार्य। नंबर ए, निक्षेपों पर व्यय नहीं। नंबर बी, व्यापार वाणिज्य में भागीदारी नहीं कर सकता। नंबर सी, कंपनियों के अंश क्रय नहीं कर सकता। और नंबर डी, अचल संपत्ति पर ऋण नहीं दे सकता। और नंबर नेक्स्ट जो आपका चौथा प्रश्न है तीसरे का, वो है बचत के सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बचत के सामाजिक महत्व। तो पहला महत्व है देश को शक्तिशाली बनाना। नंबर बी, रहन सहन के स्तर में सुधार, पूंजी निर्माण। और नंबर डी, बैंकिंग बीमा व्यवसाय का विकास। और पांचवा प्रश्न था हमारा, प्रतिज्ञा पत्र को समझाइए। तो प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित लिखित प्रपत्र है जिसमें इसका लेखक एक व्यक्ति विशेष को या उसकी आज्ञा अनुसार किसी व्यक्ति को या वाहक को मांगने पर या निश्चित समय के पश्चात एक निश्चित रकम भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। और इसके बाद आपका तीसरे का लास्ट प्रश्न है, थोक व्यापार से आप क्या समझते हैं? थोक व्यापार से आशय उस व्यापार से है जिसमें व्यापारी निर्माता से माल क्रय करके फुटकर व्यापारियों को विक्रय करता है। अब आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जिसे मैं पहले पढ़ता हूँ न्यूमेरिकल को पूरा और फिर सॉल्व करेंगे उसको। तो न्यूमेरिकल इस प्रकार है। नंबर 4 में निम्नलिखित व्यवहारों को जर्नल में लिखिए। ये 4 नंबर में है। पहला है आपका इसका पॉइंट, 30,000 रुपये के माल सूची मूल्य को सोहन से 10% व्यापारिक छूट पर क्रय किया। इसका दूसरा है, मोहन से 1,25,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट और 2% नगद छूट पर प्राप्त किया और
चेक द्वारा 40% भुगतान किया। नेक्स्ट इसकी एंट्री जो है आगे ये है, तीसरे नंबर पर, राम द्वारा आपूर्ति किए गए माल का 10% अस्वीकार कर दिया और वापस किया गया। चौथी एंट्री है, सोहन द्वारा आपूर्ति किए गए माल का 10% अस्वीकार कर दिया गया और वापस किया गया। अब मैं 1 बाय 1 एंट्री पढ़ता जाऊंगा और उसकी जर्नल में एंट्री करते हुए चलेंगे। तो पहली क्या है, सबसे पहली एंट्री है हमने क्या की थी देखेंगे। तो एंट्री इस प्रकार थी, 30,000 रुपये के माल मूल्य सूची को सोहन से 10% व्यापारिक छूट पर क्रय किया। तो व्यापारिक छूट है आपका 10%, तो 30,000 का 10% निकालेंगे तो वो आएगा कितना, 3,000। 3,000 माइनस करेंगे 30,000 में से तो अमाउंट बचेगी आपकी 27,000। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। किससे खरीदा हमने, सोहन से। तो 30,000 माइनस 3,000 तो ये आ जाएगा आपका 27,000। जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे माइनस करके तब हम लिखते हैं, इसको अकाउंट्स में शो नहीं करते। सेकंड एंट्री थी हमारी, मोहन से 1,25,000 रुपये का माल हमने कितने पर खरीदा है, 20% व्यापारिक छूट और 2% नकद छूट पर क्रय किया और जिसका हमने 40% भुगतान किया चेक से। तो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन टू बैंक एंड टू डिस्काउंट। आपकी जो 1,25,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25,000 आएगा। 25,000 माइनस करेंगे 1,25,000 में से तो वो आ जाएगा आपका 1,00,000। तो 1,25,000 डेबिट हो जाएगा टू मोहन टू बैंक और टू डिस्काउंट। 1,00,000 का आप 40% निकालेंगे तो 40% निकालेंगे तो वो आएगा 40,000 और 40,000 का हम 2% निकालेंगे तो वो आएगा 800। ठीक है, तो आपकी बैंक में एंट्री आ जाएगी 1,00,000 जो मोहन है उसमें आ जाएगा आपका 1,00,000 माइनस 40,000 आपने कैश पेमेंट किया है चेक से तो ये आ गया 60,000 और बैंक में जो अमाउंट आएगी 40,000 माइनस 800 आपने डिस्काउंट दिया है 2% का तो ये आ जाएगा 39,200 और जो आपका 8% आया है 40,000 का 2% वो आ जाएगा आपका 800 रुपये। इस प्रकार आपकी ये सारी अमाउंट आएगी। तो ये सेकंड एंट्री हो गई। उसके बाद आपकी बचती है तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में राम द्वारा आपूर्ति, राम के द्वारा हमारे पास कोई अमाउंट नहीं दी हुई है तो इसको हम एंट्री बना के दिखा देंगे। राम डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न, हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में दी नहीं है तो हम एंट्री बना के दिखा देंगे राम डेबिट डेट डैश अमाउंट में और टू परचेज रिटर्न डेट डैश। इसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो है आपकी सोहन द्वारा आपूर्ति किए गए माल का 10% अस्वीकार किया गया और वापस किया। तो हमने कितने रुपए का माल खरीदा है, सोहन से 10,000 रुपये का माल हमारे पास आया है, उसका 10% निकालेंगे और उसे वापस करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी सोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न और 27,000 का जो अभी हमने ऊपर पहली एंट्री में खरीदा 27,000 का निकाल लेंगे 10% तो वो आ जाएगा आपका 2,700 रुपये। तो 2,700 आपका सोहन में डेबिट हो जाएगा और 2,700 रुपये आपका टू परचेज रिटर्न में क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस के आंसर पढ़ेंगे। तो क्या है आपका, व्यापार तथा लाभ हानि खाते और आर्थिक चिट्ठे में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका 4 अंक में दिया हुआ है तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका थ्योरेटिकल प्रश्न है तो इसका उत्तर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ जो भी आपका पढ़ता हूँ इसे। तो क्या है प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन, व्यापार तथा लाभ हानि खाता
और आर्थिक चिट्ठे में अंतर। तो पहला अंतर है आपका व्यापार तथा लाभहानि खाता एक निश्चित तिथि या अवधि के लिए निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है, जबकि आर्थिक चिट्ठा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को बनाया जाता है। ये एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है और ये एक जो वित्तीय वर्ष है उसकी अंतिम तिथि को बनाया जाता है। दूसरा जो अंतर है व्यापार तथा लाभहानि खाता लाभ या हानि दर्शाता है, जबकि आर्थिक चिट्ठा आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, इसमें दो भाग दिए हुए हैं, ए और ब। तो पहला पढ़ रहा हूं मैं ए में भी दो पार्ट है। देशी बैंकर्स के क्या कार्य हैं, और दूसरा है देशी बैंकर्स द्वारा ऋण देने की विधियां लिखिए। बी पार्ट है इसका, जिसमें दो पार्ट है, फुटकर व्यापार को समझाइए, और सेकंड पार्ट है गणना यंत्र यानी कैलकुलेटर के प्रयोग के लाभ लिखिए। तो हम लिखते हैं वन बाय वन। हाँ जी, सबसे पहले क्या था हमारा, देशी बैंकर्स के क्या कार्य हैं। तो मैं वन बाय वन लिखूंगा, बाकी आप डिटेल में अपनी नोटबुक से उसे पूरा डिटेल में लिख लेंगे। तो देशी बैंकर्स के कार्य है, तो पहला कार्य क्या है, ए रुपया उधार देना। दूसरा कार्य है हुंडियों को भुनाने का कार्य। ठीक है, अब दूसरा, अब आपका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या था, देशी बैंकर्स द्वारा ऋण देने की विधियां लिखिए। तो देशी बैंकर्स की ऋण देने की विधियां, नंबर 1 प्रतिज्ञा पत्र लिखाकर, दूसरा फसल की जमानत पर, तीसरा ऊंची ब्याज दर के आधार पर ऋण देते हैं। ये आपका देशी बैंकर्स के ऋण देने की विधियां। इसका छठे का बी पार्ट था, फुटकर व्यापार को समझाइए। तो फुटकर व्यापार क्या है, इसका उत्तर, फुटकर व्यापार वह व्यापार है जिसमें व्यापारी थोक व्यापारी से माल क्रय करके उपभोक्ताओं को माल बेचने का कार्य करता है। अब इसका आपका हो जाएगा जो बी का सेकंड पार्ट है, क्या था, गणना यंत्र या कैलकुलेटर के प्रयोग के लाभ। तो क्या है इसके लाभ, पहला लाभ है गणना करना सरल हो जाता है, दूसरा होगा समय की बचत होगी, तीसरा शीघ्रता एवं गलती होने की संभावना नहीं रहती। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, जो आपका बड़ा क्वेश्चन है और ये आपका फाइनल अकाउंट से है। तो मैं इसे पढ़ता हूं पूरा। निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता एवं लाभहानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो मैं ये पढ़ लेता हूँ। मशीन यानी प्लांट एंड मशीन 1 लाख रुपए, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 12,000 रुपए, पूंजी खाता आहरण खाता 2,000 1,76,000 रुपए, लूज टूल्स 20,000 रुपए, ख्याति 10,000 रुपए, प्रारंभिक स्कंद 20,000 रुपए, वापसी डेबिट 8,000 रुपए, क्रेडिट 4,000 रुपए, छूट क्रेडिट 6,000 रुपए, क्रय विक्रय 2,12,000 और 4,68,000 रुपए। आगे मजदूरी तथा अन्य खर्च 1 लाख रुपए, असोदर ऋण के लिए संचय 2,000 रुपए, आंतरिक ढुलाई 12,000 रुपए, वेतन 41,600, सामान्य खर्च 72,000, किराया आपका दे रखा है 14,400, डाक व्यय एवं टेलीग्राम 400 के, ओवरड्राफ्ट 20,000, विविध देनदार लेनदार आपके 50,000 यानी 56,000,
और 24,000 के। बी बरुआ 2,000 रुपये नगद और बैंक से 14,000 रुपये, दोनों तरफ का टोटल आपका है 7 लाख रुपये। और हमें कुछ नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं। स्कंद 31 मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक 30,800 रुपये। ह्रास प्लांट एवं मशीनरी पर 5%, फर्नीचर पर 6%। टूल्स जो आपके लूज टूल्स थे उनका पुनर्मूल्यांकन 16,000 पर किया गया है। और अशुद्ध ऋण का संचय विविध देनदार पर 5% करना है। और डी पॉइंट दिया हुआ आपको 2,000 रुपये का पारिश्रमिक श्री बी बरुआ को दिया गया है। और पूर्वदत्त बीमा 400 रुपये है। ये इस प्रकार है। तो मैं इसे अब सॉल्व करता हूँ। तो 1 बाय 1 हम करते चलेंगे जैसे आपको मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है और इसी से समझाता हुआ चलूँगा। सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक जो प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है वो 20,000 का है, मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर परचेज दे रखी है आपको। परचेज आपकी कितने की है? 2,12,000 की। और इधर सेल्स लिख दी मैंने 4,68,000 की। और आपको परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न दी हुई थी। सेल्स रिटर्न आपकी दे रखी थी 8,000, डेबिट में माइनस कर दी हमने 4,68,000 में से, तो आ गया आपका 4,60,000। और इधर परचेज रिटर्न दे रखी थी 4,000 माइनस कर दी तो 2,08,000। इसके बाद आपको वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस दे रखे थे 1 लाख रुपए के, पूरे ऐसे आ जाएंगे। कैरेज इनवर्ट दे रखा था 12,000 रुपये, ये आ जाएगा। और इधर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था लास्ट में 30,800, ये आ जाएगा। दोनों तरफ का मैं टोटल करूंगा तो ये आएगा 4,90,800। क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो ये दोनों में लिखेंगे हम सेम। और इनका टोटल करेंगे यहाँ तक 20,000, 2,08,000 और 1 लाख और 12,000 का टोटल करेंगे। और 4,90,800 में से माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा 1,50,800, जिसे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखते हैं। और ये टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट BD यानी बिलो डाउन दिया जाएगा। उसके बाद हम 1 बाय ये लेकर चलते हैं। जैसे हमें पहला पॉइंट दिया हुआ था पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4,000 रुपये के। रेंट एंड टैक्स दे रखे 14,400 के। डेप्रिसिएशन आया था आपका प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर्स और लूज टूल्स। जैसे प्लांट एंड मशीनरी आपका उसका आया हमारा 5,000 रुपये। और फिक्चर्स एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स पर 720 आया। और लूज टूल्स पर आया 4,000। तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9,720 रुपये। ठीक है। उसके बाद बैड डेब्ट्स में आपको दे रखे थे पुराने वाले 2,800 रुपये। नया वाला बैड डेब्ट्स आया आपका 2,800 रुपये, जो आपका 56,000 के थे डेटर्स, उन पर हम 5% निकालेंगे तो 2,800 रुपये आएगा। ओल्ड प्रोविजन दे रखा था 2,000, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करते हैं, जो बचेगा आपका 800 रुपये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद सैलरीज 41,600 की दी हुई थी। जर्नल इंश्योरेंस 72,000 रुपये का दिया हुआ था। और जिसमें से आपके 400 रुपये प्रीपेड थे, तो प्रीपेड माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 71,600 बचेगा। रेमुनरेशन आपको दिया, रेमुनरेशन ऑफ बी बरुआ का 2,000 रुपये दे रखा था, जो हमने पेड किया है, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जो आपका हम ये टोटल करेंगे बाई साइड का 1,50,800, 6,000, तो टोटल आ जाएगा आपका 1,56,800। और इसमें से हम इधर जो डेबिट साइड में है हमारे एलिमेंट्स, इनका टोटल करेंगे 4,000, 14,400, 9,720, 800, 14,000, 41,600, 71,600, 2,000, इन सब का टोटल करके और 1,56,800 में से जब हम माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा आपका 12,680। और ये जो 12,680 है ये आपका होगा नेट प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इसे हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल को। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। तो बैलेंस शीट मैंने बना रखी है, मैं आपको समझाता हूँ। कैपिटल कितनी है? 1,76,000 दे रखी है। माइनस करेंगे ड्राइंग्स को 2,000 दे रखे थे। और नेट प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 12,680।
इन तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो इन सभी का प्लस माइनस करके आएगा 1,86,680। और आपको सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे थे ट्राई बैलेंस में 24,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा था 20,000 रुपये। ठीक है। और उसके बाद अभी मैं एसेट साइड समझाता हूँ। तो प्लांट एंड मशीनरी थी आपकी 1 लाख रुपए की, जिसपे डेप्रिसिएशन आया था 5,000। तो 1 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो 95,000 बचेगा, ये फाइनल अमाउंट रहेगी। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिए हुए थे आपको 12,000 के, जिसपे हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 6%, तो आया था आपका 720 माइनस करेंगे 12,000 में से, तो ये बचाएगा 11,280। उसके बाद लूज टूल्स की वैल्यू दे रखी थी 16,000, कैसे आएगी 20,000 माइनस करेंगे डेप के 4,000, तो अमाउंट बची थी 16,000। गुडविल आपको दे रखी थी 10,000 रुपये, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ था। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस दिए हुए थे हमें, जो प्रीपेड हमारे क्या होती है संपत्ति होते, तो यहाँ जाइए करंट एसेट्स 400 रुपये। सन्डी डेटर्स 56,000 के हमें दिए हुए हैं, जिनमें से हमने माइनस करेंगे प्रोविजन 5%, वो आया था 2,800 रुपये। 2,800 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 53,200। क्लोजिंग स्टॉक 30,800 आ जाएगा आपका। और कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दे रखा था 14,000 रुपये। अब दोनों साइडों का टोटल करेंगे, एसेट साइड का भी और लायबिलिटी साइड का भी। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका 2,30,680, 2,30,680। ये इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका, वो भी आपका शायद न्यूमेरिकल है, देखता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ न्यूमेरिकल है, ये आपका बीजक में से दिया हुआ है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर उसका सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 8, बीजक बनाइए। विक्रेता प्रीति किताब विक्रेता, कमला नगर कानपुर। क्रेता हैं BN बेजल एंड सन्स, राइट टाउन जबलपुर। माल का विवरण दिया हुआ है 20 प्रतियां भारतीय इतिहास, दर 24 रुपये प्रति। 50 प्रतियां आधुनिक गणित, दर 20 रुपये प्रति। 30 प्रतियां आधुनिक लेखा शास्त्र, दर 35 रुपये प्रति। कुछ खर्चे भी हैं आगे, तो खर्चे पैकिंग के 35 रुपये, ढुलाई 10 रुपये, लोडिंग 10 रुपये, ढुलाई आपके 30 रुपये और बीमा 15 रुपये। ये आपके कुछ खर्चे हैं। और आगे शर्त क्या दे रखी है इसमें, व्यापारिक छूट 10%, नगद यानी कि 2% नगद छूट यदि भुगतान 1 महीने के अंदर होता है। और इसका अथवा में दिया है बैंक की परिभाषा दीजिए तथा बैंक का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम न्यूमेरिकल को करेंगे, उसके बाद थ्योरी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्न मैंने किया हुआ है सॉल्व, मैं आपको समझा देता हूँ पूरा डिटेल में। तो क्या है देखो जरा, बीजक हमने ऊपर लिख दिया, किसने यानी कि जो विक्रेता है, विक्रेता कौन है प्रीति, तो लिख देंगे प्रीति किताब विक्रेता। ये आपके कहाँ के हैं कानपुर के। यहाँ डेट डाल देंगे जिस तारीख में मैंने 28 अक्टूबर डाल रखी है। फिर बीजक संख्या डाल देंगे आपकी कोई भी, मैंने ऐसे ही 1 2 3 करके 40 लिख दिया है यहाँ पर। आप अपने नंबर जो भी होगा। आदेश संख्या 123/3/2023 आप इस तरीके से डाल देंगे जिसमें आपको आदेश मिला होगा, जो नंबर होगा आपका आदेश का, या आप अपनी सपोज करके XYZ कोई भी नंबरिंग डाल सकते हैं। हम परफॉर्मा बना रहे हैं तो लिखेंगे इस प्रकार, सेवा में मैसर्स BN बेजल एंड सन्स जबलपुर। शर्त है 1 माह के अंदर भुगतान करने पर 2% नगद छूट। अब ये परफॉर्मा मैंने बनाया है, पहले में मात्रा लिख लेंगे, फिर विवरण लिख लेंगे, दर लिखेंगे और धनराशि और उसका योग लास्ट कॉलम। तो 1 बाय 1 लिखते चलते हैं। पहले 20 प्रतियां भारतीय इतिहास की, दर 24, 20 गुणा 24 करेंगे 480 आ जाएगा। उसके बाद 50 प्रतियां आधुनिक गणित की, 20 रुपये प्रति, 20 गुणा 50 करेंगे तो 1,000 आएगा ये। उसके बाद 30 प्रतियां आधुनिक लेखा शास्त्र, 35 रुपये प्रति,
35 गुणा 30 करेंगे तो 1050 आएगा। इन सब का टोटल करेंगे 480, 1000 प्लस 1050, तो ये आएगा 2530 रुपये। 2530 में से हमें क्या दिया हुआ है, व्यापारिक छूट दे रखी है 10%। तो माइनस करेंगे 2530 का निकालेंगे 10%, तो ये आएगा 253 रुपये। 253 2530 से माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 2277 रुपये। इसे माइनस करने के बाद यहाँ आ गया। फिर इनमें जोड़ेंगे क्या, खर्चे। तो खर्चे क्या है हमारे, पैकिंग, ढुलाई, लोडिंग, ढुलाई, बीमा। कितने कितने तरह के, पैकिंग 35 रुपये, ढुलाई 10 रुपये, लोडिंग 10 रुपये, ढुलाई 30 रुपये और बीमा 15 रुपये। इन सबको टोटल किया तो ये आया 100 रुपये और हम इन सबको जोड़ देंगे 2277 प्लस 100 करेंगे तो 2377 रुपये आता है कुल देय धन राशि। फिर हम शब्दों में भी लिखते हैं इसे, रुपये 2377 केवल, ये लिख दिया। उसके बाद नीचे की तरफ लिखेंगे भूल चूक, लेनी देनी, और राइट साइड में मतलब दाहिने हाथ की तरफ लिख देंगे आप प्रीति किताब विक्रेता प्रीति। ठीक है, ये इस प्रकार आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब 8 का हम अथवा वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अथवा वाला प्रश्न मैंने सॉल्व किया हुआ है, अब पढ़ देता हूँ उसका उत्तर आपके सामने। तो क्या था, बैंक की परिभाषा तथा बैंक का महत्व स्पष्ट कीजिए। बैंक की परिभाषा, बैंक एक संस्था है जो ग्राहकों का रुपया अपने यहाँ विभिन्न खातों में जमा करती है एवं उन ग्राहकों को जिन्हें धन की आवश्यकता होती है ऋण देने का कार्य करती है। तो ये क्या है, बैंक की परिभाषा। अब बैंक का महत्व, पहला पॉइंट है धन को उपयोगी बनाना। क्या करता है बैंक, धन को उपयोगी बनाता है। दूसरा, भुगतान में सुविधा। और तीसरा है विकास में सहायक। विकास में क्या होता है, सहायक होता है। और नंबर 4 है साख। एक और रह गया है, विकास में क्या होता है, ये भी दिख रहा है, एक मिनट, विकास योजनाओं में सहायक में सहायक। और नंबर 4 हो जाएगा इसका मुद्रा के लाभ। साख, मुद्रा का लाभ आदि। तो इस प्रकार ये हमारे बैंक का महत्व है। आगे प्रश्न नंबर 9 इस प्रकार है, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके लिए कौन कौन से कार्य वर्जित हैं। और इसी का अथवा में प्रश्न, देशी बैंकर के गुण और दोष की व्याख्या कीजिए। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने सॉल्व किया हुआ है, पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, कौन कौन से कार्य हैं उसके, नोटों का, नंबर 1 नोटों का निर्गमन, नंबर 2 सरकार का बैंक, नंबर 3 बैंकों का बैंक, नंबर 4 साख नियंत्रण, और नंबर 5 समाशोधन का कार्य आदि। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हैं। अब वर्जित कार्य अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें जो हमारा लघु में था एक प्रश्न, पहला था निक्षेपों पर व्यय नहीं। दूसरा है व्यापार वाणिज्य में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट, आगे इसका जो अथवा वाला प्रश्न था, देशी बैंकर्स के गुण
और दोषों की व्याख्या। तो देसी बैंकर्स के गुण और दोष हम दोनों पढ़ लेते हैं। देसी बैंकर्स के गुण, पहला है सरल कार्य प्रणाली, दूसरा है शीघ्र धन मिलना, और तीसरा है फसल का क्रय, और चौथा है ऋण अदायगी के सरल नियम। और देसी बैंकर्स के जो दोष हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है ऊंची ब्याज दर, बैंकिंग सिद्धांतों की अपेक्षा, तीसरा जो इसका दोष है वो है आपसी द्वेष भावना, और चौथा जो दोष है वो है उपज का क्रय सस्ते मूल्य पर आदि। ये कुछ इसके दोष हैं देसी बैंकर से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़ते हैं। तो 10 है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को स्पष्ट कीजिए, और इसका अथवा में बचत का सामाजिक महत्व पर निबंध लिखिए तथा बचत की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो ये इस पेपर का ये लास्ट प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करते हैं दोनों को। प्रश्न नंबर 10, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा है, बाकी आप डिटेल में लिख लेंगे नोटबुक से। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है क्या, बस मैंने इसको समझाया है, बाकी आप इसको डिटेल में इसके बारे में लिख सकते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसी एक प्रकार की वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस वस्तु के स्टॉक में इसकी इकाइयों के बढ़ने पर घट जाती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जब हम किसी एक वस्तु का उपयोग करते हैं और उसकी अगली जो इकाई आएगी तो उसकी जो उपयोगिता है उस व्यक्ति के लिए कम होती चली जाएगी, यही आपका उपयोगिता ह्रास नियम है। जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो हम एक रोटी, जो पहली रोटी खाएंगे, उसके बाद जब हम दूसरी रोटी खाएंगे तो पहली रोटी की अपेक्षा दूसरी रोटी की उपयोगिता हमारे लिए कम होगी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर जो इसका 10 का अथवा वाला प्रश्न था, बचत का सामाजिक महत्व पर निबंध लिखिए तथा क्या करना, हमें बचत की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो मैं इनके बारे में लिखता हूँ, पॉइंट वाइज महत्व को स्पष्ट करते हैं हम। तो बचत का सामाजिक महत्व, तो पहला पॉइंट है देश को शक्तिशाली बनाने हेतु, दूसरा पॉइंट है देश के आर्थिक विकास हेतु, तीसरा पॉइंट है पूंजी निर्माण हेतु, और नंबर 4 बैंकिंग बीमा व्यवसाय के विकास हेतु, और नंबर 5 रहन सहन का स्तर ऊंचा करने हेतु हमें बचत करनी चाहिए। उसके बाद इसकी आवश्यकता क्यों होती है बचत की, तो बचत की आवश्यकता के लिए हमें जो आवश्यकता है उसको निम्न बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है परिवार के उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु बचत की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए भी हमें बचत करने की आवश्यकता होती है। और नंबर 3 आय में वृद्धि के लिए भी बचत की आवश्यकता होती है। और नंबर 4 संकट काल का सामना करने के लिए भी हमें बचत की आवश्यकता होती है। तो आज हमने कक्षा 10 यूपी बोर्ड का प्रश्न पत्र सॉल्व किया है जो 2022 में आया था, और आगे भी हम जो 2023 में पेपर हुआ था उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करेंगे पीपीएस कॉमर्स। Thank you for watching.